हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात पीआर और मार्केटिंग इंडस्ट्री की एक कंपनी से करवाने जा रहे हैं। इन्हीं के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कुणाल किशोर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। श्योर, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले तो बताएं आपकी कंपनी का कारोबार क्या है और किस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। सो धवल, हम पब्लिक रिलेशन सर्विसेज में हम लोगों ने 2007 में कंपनी चालू किया था। पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फंक्शन होता है जिसमें उनको अपने कंपनी का जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ एक संपर्क रखना पड़ता है, ताकि वो बता सके कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी का नया विजन क्या है, कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, वो किस तरीके के नए लोगों को टीम में हायर कर रही है। ये सारा इंफॉर्मेशन होता है, ये न्यूज़ होता है जिसको एक पीआर एजेंसी जो है एक सर्विस के डायरेक्शनली डिफरेंट मीडिया के साथ इंटरैक्ट करता है, राइट। डिफरेंट मीडिया के साथ वो एंगेज करता है। ये जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें आज के दिन में 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं। और हम इस बिजनेस में हम जनरली कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का होता है, जिसमें हमें फिक्स्ड रिटेनर फी मिलता है। और वो फिक्स्ड रिटेनर फी जो है वो एक डिफाइंड मंथली पे आउट होता है, जो कि एक कंपनी हमारे साथ नेगोशिएट करके डिसाइड करता है बेसिस द सर्विसेज दैट वी आर ऑफरिंग। एंड इस फिक्स रिटेनर फी में हमारे खर्चे जो होते हैं वो हमारे मैनाज के होते हैं, जिसमें हम अपने लोगों को इन इस कंपनी को सर्विस करने में लगाते हैं। उनका जो सैलरीज होता है वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट होता है। सो जो हमारा टेंडर वैल्यू होता है उसमें हमारा कोई थर्ड पार्टी पे आउट नहीं होता है, उसमें हमें कोई मीडिया इन्वेंट्री खरीदनी ही नहीं होती है। इट्स अ प्योर प्ले सर्विस बेस्ड मॉडल गॉट इट। कंपनी। गॉट इट। काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है सर। मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा। तो जैसे आपने बताया कि ये पब्लिक रिलेशनशिप बिजनेस हर एक कंपनी के लिए होता है, राइट? तो सर, इसमें कुछ चीजें तो रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए होती है जो आप सर्व करते हैं, और कुछ चीजें होती है जो कि ब्रांड अपनी अवेयरनेस के लिए करते हैं, राइट? तो आप थोड़ा सा जी। उसको टच अपॉन करेंगे कि कौन सी चीज कंप्लायंस वाली होती है। और दूसरा क्वेश्चन सर, कि जब कोई ब्रांड नया होता है, जब कोई कंपनी नई होती है, तब उसको पीआर की ज्यादा जरूरत होती है आपके हिसाब से, या फिर जब वो एक लेवल पे पहुंच जाए और उसके बाद उसको ज्यादा बड़ा स्केल आउट करना है तब उसको ज्यादा जरूरत होती है? सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो पीआर सर्विसेज होता है सिर्फ कंप्लायंस के लिए नहीं होता है। पीआर सर्विसेज जो होता है वो एक तरीके से संपर्क साधने का एक मीडियम होता है, जिससे आप अपने कंज्यूमर्स के साथ, अपने पॉलिसी मेकर्स के साथ, अपने गवर्नमेंट के साथ, अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ एक तरीके से मास मीडिया के थ्रू संपर्क रखते हैं। और इसमें हम हमारे जो इंफॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं सिर्फ पब्लिसिटी नहीं होता है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसमें कंज्यूमर इंटरेस्टेड हो सकता है, आपके शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, पॉलिसी मेकर्स के लिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। और ये सारा जो कंबाइंड पैकेज होता है इज पार्ट ऑफ द सर्विस दैट वी ऑफर। अब हम बात करते हैं कि इन सर्विसेज को कौन सी तरह की कंपनियों की को जरूरत पड़ती है। तो कंपनी ऑफ ऑल साइजेस टुडे नीड पीआर। बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ हम लोगों ने काम किया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप थे जो बिल्कुल स्टार्टअप, बिल्कुल फाउंडर लेवल पे हम लोगों के साथ काम स्टार्ट किया, जहाँ पे कंपनी बहुत छोटी थी और जाकर वो यूनिकॉर्न बनी। और हमारी जर्नी, हम हमारा कंट्रीब्यूशन उनकी जर्नी में उस टाइम तक बना रहा और उसके आगे भी बना रहा जब वो यूनिकॉर्न बने। तो पीआर एक स्टार्टअप के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम होता है, जिसके थ्रू वो कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और कौन से कंज्यूमर उसके सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम से आप उसको लार्ज ऑडियंस के तक लेके जा सकते हैं। और जैसी कंपनी बड़ी हो जाती है
उनके लिए पीआर सर्विसेज ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल। कि आप वो उनके लिए क्रिटिकल इसलिए भी हो जाता है कि सिर्फ आप संपर्क साधने का काम नहीं होता है, सिर्फ उसको पब्लिसिटी देने का और प्रमोट करने का काम नहीं होता है। कभी भी कभी कभी कंपनियां जो है वो डिफिकल्ट टाइम से गुजरती है, क्राइसिस होता है, कोई न्यूज़ Right. ऐसा उनके बारे में होता है जो कभी कभी या फिर फेक न्यूज़ हो सकता है, कभी मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन हो सकता है, कभी मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है, और कभी कोई ऐसी चीज और घटना जो उस कंपनी के साथ घटित हुई हो, जिसकी वजह से आपको मीडिया को सही इंफॉर्मेशन और सही रिएक्शन के साथ मैनेज करना होता है। उसको कहते हैं हम क्राइसिस कम्युनिकेशन। वो भी बहुत क्रिटिकल होता है। कई टाइम आप देखते हो कि कुछ बड़े एयरलाइन में अगर क्रैश हो गया, या किसी कर्मचारी बड़े एयरलाइन ने मिसट्रीट कर दिया किसी कंज्यूमर को, और वीडियो वायरल हो गया, तो उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा क्राइसिस सामने खड़ा होता है। और उस टाइम पे ना एडवर्टाइजिंग ना कोई अदर टूल जो है आपको हेल्प कर सकता है। पीआर एक इकलौता फंक्शन है जो उस क्राइसिस में आप किस तरीके से कम्युनिकेट करें उसको मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। तो हम एक तरीके से कंपनी के लिए ना ही एक चॉइस है, बट एक ज़रूरी डिपार्टमेंट है। और ये डिपार्टमेंट जो है वो आज के दिन में बहुत तरह के कंपनी, साथ साथ में गवर्नमेंट को भी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट को जनसंपर्क करवाने की जरूरत होती है। उनकी नीतियां जो है वो सही तरीके से हर हर मतदाता या हर सिटीजन तक पहुंच सके। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को। तो चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो लार्ज कॉर्पोरेट हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, या स्टार्टअप हो, या एमएसएमई हो, आज के दिन में हर साइज के कंपनी को पीआर की बहुत बहुत जरूरत है। ओके, क्लियर है। सर, जैसे आपने बताया कि कंपनी की शुरुआत 20 साल से भी पहले हुई थी, राइट? तो काफी लंबी 10 साल जर्नी रही है अभी। नहीं, 18 साल, 18 साल। 18 साल, ओके, 18 साल। तो अभी तक की जर्नी के बारे में अगर बता पाए, कैसे कंपनी की शुरुआत हुई, उससे पहले फाउंडर का सर बैकग्राउंड क्या था, और अभी तक के कुछ की माइलस्टोन्स अगर आप कवर कर पाए। तो 2007 में हमने वैल्यू 360 स्टार्ट करी। ये मेरा दूसरा वेंचर है। उससे पहले मैंने एक पीआर फर्म स्टार्ट किया था, प्रिसिशन पीआर, जिसमें हम एक तरीके का काम करते थे, लाइफस्टाइल क्लाइंट्स के साथ हम काम करते थे। जहाँ पे हमने रियलाइज किया कि हम एक सीलिंग हिट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी स्केल रुक सकती है। तब हमने वैल्यू 360 स्टार्ट करी। वैल्यू 360 का बेसिक फोकस ये था कि हम अक्रॉस द सेक्टर काम करेंगे। एंड आज के दिन में हम मोर देन 25 इंडस्ट्रीज से क्लाइंट को हम सर्विस करते हैं। जो हमें डी रिस्क करता है। डी रिस्क इसलिए करता है कि कोई इंडस्ट्री एक बुरे टाइम में चल रहा है, तो हमारे पास 24 अदर इंडस्ट्रीज है जिसको हम टारगेट करके हम अपने रेवेन्यू को इम्पैक्ट होने से इस तरीके से बिल्ड किया। फिर 2011-12 के बाद हम लोगों ने रियलाइज किया कि सिर्फ स्टार्टअप वर्ल्ड में हम अपने नाम को नहीं सीमित रखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने फोकस करके अक्रॉस सेक्टर हम लोगों ने काम को बढ़ाने की कोशिश करी। और आज के दिन में मैं अगर बताऊं तो आज हमारे पास बहुत ही एनगेबल कंज्यूमर बेस है और कस्टमर बेस है। तो हम ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल, रियल स्टेट, रिटेल ब्रांड्स, एनबीएफसीज एंड बैंकिंग सेक्टर, सो अक्रॉस सेक्टर काफी सारे बड़े नाम के साथ हम काम कर रहे हैं। देखोगे ये सारे नाम आपको ये रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि ये सारी कंपनियां अपने अपने इंडस्ट्री में टॉप लीडिंग ब्रांड्स हैं। इनके लिए जो पीआर पार्टनर होता है वो सिंगल एंटिटी होता है, मल्टी ब्रांड मल्टी एजेंसी के साथ काम नहीं करते हैं वो। तो यानी अगर वो हमारे कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट करते हैं, कि वो ये देखते हैं कि उनके कंपनी का इमेज, उनके कंपनी का क्राइसिस और उनके कंपनी का रेप्यूटेशन मैनेज करने के लिए हम केपेबल हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी क्रेडेंशियल्स कितनी स्ट्रांग है और हम कितने वेल प्लेस्ड हैं मार्केट में। ओके गॉट इट सर। सर, जैसे आपका आईपीओ के अंदर मेजोरिटी पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर के लिए
रिजर्व है अराउंड लाइक 70%, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर सेम सर? ये मार्केट की कंडीशन को देखते हुए हमारे मर्चेंट बैंकर के साथ एंड एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको ओपन रखेंगे। इट डजंट स्टॉप एनीबडी टू इन्वेस्ट, बट इट अलाउज अस टू एक्चुअली प्ले द ग्राउंड इन द राइट टाइम विद द राइट मार्केट सेंटिमेंट। बट हम ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले टाइम में हमारे साथ इंस्टीट्यूशनल एंकर एनक्यूआई भी जुड़ेंगे, बिकॉज हमें पता है कि हम क्या बिल्ड कर रहे हैं। हमें पता है हमारा फाउंडेशनल प्रोजेक्शन क्या आने वाला है आने वाले टाइम में। तो आईपीओ तो एक पहला माइलस्टोन है हमारे लिए। हम एक बहुत बड़ी फॉर्मिडेबल कंपनी बनाने के विजन से इस कंपनी को लेके चल रहे हैं। और आज के दिन में सिर्फ मार्केट फिट नहीं है हम, बट मार्केट में रेपुटेशनली हम लोग काफी हाई है। और सर लास्ट 3 इयर्स या 4 ईयर के रिवेन्यू देखो तो समहाउ लाइक कांस्टेंट है, देयर इज नॉट लाइक बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। और प्रॉफिट आपका कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहा है लाइक लास्ट 3-4 इयर्स में, तो एनी स्पेसिफिक रीजन उसके लिए? सर अगर आप नंबर पीछे से जाके देखोगे तो मैं बताता हूँ कि 21 में हम शायद 20 करोड़ के ऊपर थे, और आज के दिन में 21 से लेके 26 तक 5 सालों में हमारा ग्रोथ क्या हुआ है आप उससे समझ जाएंगे कि एक टाइम था जब हम लोग स्केल करने पे फोकस कर रहे थे। बट हम जब स्केल कर रहे थे तो हमने रियलाइज किया कि स्केल तो हो रहा है, बट बॉटम लाइन जो है हमारा जो है वो स्टंटेड है। तो हम लोगों ने लास्ट 3-4 सालों में इस बात पे फोकस किया कि हम सिर्फ काम को नहीं बढ़ाएंगे, हम बड़ा काम अच्छा काम करेंगे। और उस पे फोकस करते हुए हम लोगों ने लास्ट 3 सालों में अपने एजेंसी का फोकस्ड होके उन सारे क्लाइंट्स को रिप्लेस किया जो कि लो मार्जिन क्लाइंट्स थे हाई मार्जिन क्लाइंट्स के साथ। तो हम लोगों ने बॉटम स्लाइसिंग भी किया। हमारा फोकस जो है वो रैंडम ग्रोथ का नहीं था, हमारा फोकस था रियल ग्रोथ में, जिसमें हमने अपने बीटा मार्जिन्स अपने पैट को इम्प्रूव करते हुए अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम किया। सो अगर आप नंबर के बियॉन्ड अगर आप क्रेडेंशियल्स देखोगे 3 साल पहले की कंपनी का क्रेडेंशियल्स विद क्लाइंट पोर्टफोलियो और आज का, ये ऑलमोस्ट हॉकी स्टिक जंप है हमारे लिए। और वो हमारा कंटिन्यूड फोकस रहेगा, बिकॉज इस क्रेडेंशियल्स के साथ आज के दिन में हम किसी भी बड़े कंपनी को सर्विस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और ये जो हमारा आईपीओ आएगा उसमें हमें हमें बहुत सारा स्ट्रेंथ मिलेगा अपने लिए, बेंच स्ट्रेंथ लाने का, अपने लिए की टैलेंट को अक्वायर करने का, और नए वर्टिकल्स में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लाने का। तो आज के दिन में ये मैं एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव के तहत हम लोगों ने लास्ट 3 साल फोकस किया। और आज इस साल के नंबर्स भी हमारे अच्छे आने वाले हैं जब मार्च के नंबर्स हम सबमिट करेंगे। और हम यही फोकस किया था कि एक बार फाउंडेशनली आपने अगर यूनिट इकोनॉमिक्स को सही कर लिया, उसके बाद फिर देन यू कैन फोकस ऑन ग्रोथ। एंड अगेन नाउ वी आर बैक ऑन फोकसिंग ऑन ग्रोथ। एंड हमें ये पता है कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम जो है आपको दिखेगी नहीं। और सर जैसे आपने 2024-25 में थोड़ी प्राइवेटाइजेशन फंडिंग रेस की थी, प्राइसिंग 54 से 61 है। अभी लास्ट 1 ईयर से एसएमई में बियर मार्केट चल रहा है, काफी वैल्यूएशन डाउन हो गई है। आपने इसमें अराउंड लाइक 50% आप प्राइस रखा है, 95 to 98, तो उसका रीजन क्या होगा? आज हमारे जो लिस्टिंग के बाद का जो हमारा पी मल्टीपल आएगा, हम्म। अ, वो बहुत अफोर्डेबल होगा हमारे सेक्टर से और हमारे पीयर ग्रुप से। ये मार्च के नंबर के बाद ही ये रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि हमारा वैल्यूएशन जो है वो बहुत सही तरीके से सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर जब आता है तो वो ही इज देयर टू एक्चुअली सी कि राइट वैल्यू में वो इन्वेस्ट कर सके। और हमारा ये वैल्यूएशन जो है वो आने वाले टाइम में आप सारे इन्वेस्टर्स को ये दिखेगा कि हम किस तरीके से राइटली प्लेस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एट अ ऑप्टिमम प्राइसिंग। और सर जैसे आपकी काफी सर्विसेज है, देख रहा था मैं, आईपीओ प्रैक्टिस हो गई, हेल्थ केयर प्रैक्टिस, कंज्यूमर प्रैक्टिस, तो इन तीनों सेगमेंट में आपको नेक्स्ट फ्यू इयर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेगमेंट में दिखती है? सो हमारा हेल्थ केयर एक स्पेस है जिसमें पीआर ही एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू वो अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं।
क्योंकि पॉलिसी लेवल पे उनको एडवर्टाइजिंग अलाउड नहीं होता है। तो हम, और हेल्थ केयर एक ऐसा सेगमेंट है जो रिसेशन प्रूफ है, जिसमें हेल्थ केयर में आपका जो काम है वो बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे टाइम में आएगा। तो हम बहुत बुलिश है हेल्थ केयर पे। मार्केट शायद आज डाउन है, बट मार्केट में आईआर, आईपीओ और फाइनेंशियल कम्युनिकेशन जो है आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ देने वाला है। हमारे एक फोकस एरिया जो कि आरएचपी में मेंशन नहीं है बट हम लोगों ने बिल्ड किया है, वो है गवर्नमेंट प्रैक्टिस का, जिसमें गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनको जनसंपर्क साधना होता है अपने लोगों के साथ। और वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत अग्रेसिवली स्पेंड करती है, बिकॉज स्केल जिसमें उनको जनसंपर्क करना होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी हम लोगों ने शुरुआत कर ली है, और हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर भी अ, हमारे ओवरऑल टॉप लाइन में अच्छा कंट्रीब्यूट करने वाला है। मैं आने वाले नेक्स्ट 1 डेढ़ सालों में मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर भी 10 से 15% हमारे टोटल टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल और सर, ये पर ये सारे नए वर्टिकल हैं, ये सारे वर्टिकल हैं ऐसे हैं जिनका आज के दिन में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बहुत मिनिमल है, और यही हमारा ग्रोथ ड्राइवर भी बनने वाला है। बिल्कुल, तो ये परफेक्ट सेगवे है सर मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मैं यही पूछने वाला था कि अभी आपका रेवेन्यू बी टू बी से और बी टू जी से कितना आता है, तो आई गेस मोर और लेस सारा रेवेन्यू अभी बी टू बी से आता है, राइट? गवर्नमेंट वाला अभी जस्ट इनिशियल फेज में है। यस, यस। अभी गवर्नमेंट राइट। हमने स्टार्ट किया है, और ओके। और वो गवर्नमेंट का स्टार्ट का रेवेन्यू जो है हमारे नेक्स्ट ईयर के रेवेन्यू में ऑलरेडी, इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और या एक वर्टिकल को स्टार्ट कर रहे हैं, और आज के नंबर के हिसाब से अगर आप आने वाले टाइम में देखेंगे तो 7 से 8% ऑलरेडी जो है वो कंट्रीब्यूट करने वाला है नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल्स में, जो हमारे रन रेट दिख रहे हैं। तो ओके। गवर्नमेंट जो प्रैक्टिस है वो हमें अच्छा कंट्रीब्यूशन और 7 से 8% इन द ईयर 0 to 1 में कंट्रीब्यूट करे कोई वर्टिकल, तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी साइज समझ सकते डेफिनेटली। और सर जैसे आपने बताया कि आप अलग अलग इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, राइट? ऑटोमोबाइल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, और भी सारे हैं, तो उसमें से कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो रेवेन्यू में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है और जिसमें आपका फोकस ज्यादा है? हैं। सो ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, हमारा 2 बिग वर्टिकल्स हैं जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो साइजेबल है। बाकी वी आर ऑल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इंडस्ट्री, तो उसमें आप देखोगे ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर है। बट मैं अगर सिर्फ आपको बता दूं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हमारा कुछ 11% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, टेक्नोलॉजी और आईटी 14% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ऑटोमोटिव 14% कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे लिए, मीडिया एंटरटेनमेंट 13% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद जो बाकी जो सेक्टर्स हैं जैसे कंज्यूमर रिटेल 5%, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल 5%, एजुकेशन एंड लर्निंग 5%, रियल एस्टेट अबाउट 6.28%। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूशन ऑन टोटल रेवेन्यू है अक्रॉस सेक्टर। ये आने वाले टाइम में नए सेगमेंट्स जो हमारे ऐड होंगे वो हमारे लिए ग्रोथ ड्राइवर्स भी बनेंगे। बिल्कुल, काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अम, सर आपने पिछले 10-15 सालों में और स्पेशली लास्ट के 5 सालों में काफी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखे होंगे, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, एज अ थ्रेट देखते हैं, एज अ चैलेंज देखते हैं, और किस तरीके से आप नए टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में यूज करते हैं? सो हम लोग 3 तरीके से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें, हम इसको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं, ये हमारे लिए डिफरेंशियल मोड होने वाला है। हम बहुत पहले से 2019 में हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया था क्लाइंट कनेक्ट के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने बहुत अर्ली ऑन आइडेंटिफाई किया था कि इन्फ्लुएंसर का स्पेस जो है जिसमें स्पेंड मार्केटिंग बढ़ने वाला है, और इन्फ्लुएंसर इतना बड़ा स्केल का मीडियम है जिसको मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। और उसमें हम लोग एआई इंटीग्रेट करते हुए एक प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है क्लैन कनेक्ट। तो हम एआई इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी के लिए भी हम काम करने वाले हैं।
हम एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जिसमें हम बेटर सर्विसेज क्लाइंट को दे सकेंगे। और हम कुछ प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं जिसके थ्रू हमारा टेक एनेबल्ड प्लेटफॉर्म रेवेन्यू भी बनेगा, जिसमें बड़े कंपनीज जो हैं अपने पीआर एफर्ट्स को किस तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं, उसको एक तरीके से एआई एनेबल्ड टूल पे आपको एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड पे वो आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म जब हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसको हम नैरेटिव 360 कहने वाले हैं, वो सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं, बट आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छा टूल होगा, क्योंकि वो लोग स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इवन डिस्ट्रिक्ट के बियॉन्ड रूरल ब्लॉक्स लेवल पे जो उनका काम हो रहा है, उस काम के बारे में ये सूचना वहां तक पहुंची कि नहीं, वो बहुत अच्छे से एक डैशबोर्ड मेथड से वो देख पाएंगे। तो सिर्फ सूचना संपर्क करने तक हम नहीं सीमित है। हम अब नए जो माध्यम लेके आ रहे हैं उसके थ्रू हम क्लाइंट्स और गवर्नमेंट्स एंड ऑल दोज कस्टमर बेस को हम एक प्लेटफॉर्म एनेबल्ड डैशबोर्ड देने वाले हैं, जिसके थ्रू वो मॉनिटर कर पाएंगे कि उनकी जो सूचना है या उनकी जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली रीच आउट कर रही है अपने टारगेट ऑडियंस को या नहीं। परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच कुणाल सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू। थैंक यू।